सीधे रुख करते हैं खबरों की ओर। दरभंगा में ट्रेन में हुई पार्सल ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार इमरान मलिक और नासिर मलिक को लेकर एनआईए की टीम हैदराबाद से लेकर सीधे पटना पहुंच गई है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार दोनों आतंकियों को पटना स्थित एनआईए कोर्ट में पेश किया जाएगा। वहीं पेशी के साथ ही कोर्ट से दोनों का ट्रांजिट रिमांड पर देने की मांग करेगी। इससे पहले एनआईए की टीम कैराना के सलीम से सख्ती के साथ पूछताछ की। पूछताछ के दौरान सलीम ने मामले से कई महत्वपूर्ण पर्दा हटाया, जिसके बाद अब मामले में कुछ और गिरफ्तारी की बात सामने आ रही है। एनआईए के अनुसार पाकिस्तान में बैठे दहशतगर्द हिंदुस्तान में तबाही मचाना चाहते थे, इसलिए उन लोगों ने इकबाल काना को संपर्क किया। फिलहाल हैदराबाद में कपड़ा कारोबारी नासिर उर्फ नसीम और इमरान को इसलिए तैयार किया। बताते चले कि दरभंगा रेलवे स्टेशन में बीते 17 जून को दरभंगा सिकंदराबाद में पार्सल बोगी में एक ब्लास्ट हुआ था, जिसमें एक के बाद एक कई खुलासे हुए। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अनिल कुमार हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। अनिल, इस पूरे मामले में क्या कुछ ताजा अपडेट है? जी बिल्कुल ना, देखिए दरभंगा ब्लास्ट के मामले को लेकर कहीं ना कहीं एनआईए की टीम एक बड़ी सफलता हासिल की है, जिसमें कि नासिर मलिक और इमरान मलिक को गिरफ्तार किया है। अब इसी कड़ी में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एनआईए कोर्ट में, स्पेशल कोर्ट में इसको पेश करने के लिए एनआईए की टीम जो है वो पटना लेकर आई है, हैदराबाद से पटना लेकर आई है, जहाँ पे इनकी पेशी शुरू हो गई है। अगर बात करें हम इस पूरे मामले की, तो कहीं ना कहीं ये बड़ा एक मामला जो था, आतंकी साजिश जो था, उसको अंजाम देने की कोशिश इन दो आतंकियों ने किया था, जिसको लेकर एनआईए की टीम ने इसे गिरफ्तार किया है। वहीं अगर बात करें हम तो 17 जून की घटना है, जिसमें कि दरभंगा स्टेशन पे एक कपड़े के गत्ते में छुपाए गए पार्सल के केबिन में ये ब्लास्ट हुआ था, जिसको लेकर कहीं ना कहीं पूरी एनआईए की टीम जो थी इस मामले को देख रही थी, जहां पे इन दोनों संदिग्धों की जो है वो गिरफ्तारी हुई है और अब इसकी पेशी जो है वो पटना के एनआईए स्पेशल कोर्ट में की जा रही है। ये पेशी कब तक की जाएगी? जी पेशी हो चुकी है, सुनवाई चल रही है। अब एनआईए की टीम जो है इसको अपने रिमांड पर लेके अब पूछताछ जो है आगे के लिए हैदराबाद वापस ले जाएगी और वहीं से आगे की जितनी भी इनके द्वारा साजिशें रची गई है या कहां इनके तार जुटे हुए हैं, इनको भी खंगाला जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं तेजस्वी और तेज प्रताप यादव के कोविड के टीका लेने के साथ ही बिहार के राजनीतिक गलियारों में युद्ध शुरू हो गया है। इसी कड़ी में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि लालू के लाल को भारत के वैज्ञानिक और चिकित्सकों पर भरोसा नहीं है, इसलिए उन्होंने विदेशी टीका लिया है। लेकिन राहुल गांधी को तो अभी वैक्सीन ले भी नहीं सकते, क्योंकि वो इटली के बने किसी टीके का इंतजार कर रहे हैं, जिसके बनने का अभी कोई दूर तक कोई चांस नहीं दिख रहा है। वहीं आपको बता दें कि मोतिहारी के बनकटवा प्रखंड के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा पूरे प्रखंड को 100% टीका देने वाला देश का पहला प्रखंड बना है, जिसे लेकर बीते दिन डॉक्टर डे के मौके पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और स्थानीय सांसद संजय जायसवाल द्वारा बनकटवा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित किया गया। अवसर पर मैं बनकटवा अस्पताल के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के सभी चिकित्सक, खासकर डॉक्टर आशुतोष, डॉक्टर विजय, यूनिसेफ केयर के प्रतिनिधि और सभी अपनी जीएनएम, एएनएम बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि बनकटवा जहां एक भी नगर पंचायत नहीं है, केवल ग्रामीण क्षेत्र है पूरा प्रखंड, और इसके 10 पंचायत के सभी गाँवों में जो उन्होंने पूर्ण टीकाकरण का काम किया है, यह देश के लिए एक उदाहरण है। और यह भी उदाहरण है कि अगर डॉक्टर, नर्सेज और जनप्रतिनिधि, पंचायत के जनप्रतिनिधि और खास मेरे पार्टी के कार्यकर्ता सब मिलकर अगर सम्मिलित प्रयास करें तो हम हर गांव को 100% टीकाकरण प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए पुनः बनकटवा को बहुत बहुत बधाई।
वहीं लोजपा में फूट के बाद बिहार में सियासत गर्म है, जहां एक तरफ दूसरी पार्टियां इसमें अपना फायदा देख रही हैं, वहीं चिराग पासवान के समर्थक पशुपति कुमार पारस समेत लोजपा के अन्य सांसद और विधायक का विरोध कर रहे हैं। इसी कड़ी में सहरसा के बनमा इटहरी में लोजपा के युवा प्रदेश महासचिव अमरेंद्र कुमार यादव के नेतृत्व में पशुपति कुमार पारस, चौधरी महबूब अली कैसर, चंदन सिंह, वीणा देवी, प्रिंस राज का पुतला दहन किया गया। इस दौरान इन सभी के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। मौके पर कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए, सबसे पहले है लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पासवान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और सीतामढ़ी जिले में पिछले कई दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से लोगों का जल जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। नदियों के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। हालात यह है कि जिले कई इलाकों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है। इतना ही नहीं, बारिश के साथ चल रही हवाओं से भी बिजली के पोल भी टूट गए हैं। पुल बहुत पुराना था, उससे पहले चचरी का था, फिर प्रशासन द्वारा पुल बनाया गया जो उतना ठोस नहीं मतलब था, फिर भी चलने लायक नहीं था, तो दोबारा पुल बनाने का निर्माण काम चल रहा था। ठेकेदार द्वारा डाइवर्सन बनाया गया था, लेकिन उतना ठोस डाइवर्सन नहीं था। यहाँ पीपा पुल का ज़रूरत है। इससे पहले प्रशासन को हम लोग अवगत कर चुके हैं, ठेकेदार साहब को, स्कूटी इंजीनियर को, सभी आदमी को हम बोल चुके हैं, लेकिन पीपा पुल का भी कोई प्रावधान नहीं। वहीं बिहार सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना हर घर जल योजनाओं में हो रही लेट लतीफ़ी को लेकर लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर प्रभात कुमार ने बाढ़ का दौरा किया। बाढ़ नगर परिषद के वार्ड नंबर 8 और वार्ड नंबर 1 का निरीक्षण के बाद मीडिया से मुखातिब उन्होंने बताया कि कार्य की गति थोड़ा धीमी चल रही है, जिसे तेज करने की ज़रूरत है, और साथ ही उन्होंने कार्य कर रहे कर्मचारियों को काम में तेजी लाने की बात कही। तो वार्ड नंबर 8 और 1 में कुछ जगह कनेक्शन छूटा हुआ था, उसका शिकायत प्राप्त हुआ था, उसको हम उसी की जाँच के लिए आए थे। हम लोग देखे काम लगा हुआ है। वार्ड नंबर 8 में 2 से 3 दिन में लगभग सभी घरों में कनेक्शन जो छूटा हुआ है प्राप्त हो जाएगा। कुछ जगह हाउस कनेक्शन का प्रॉपर ढंग से रेट्रो फिटिंग का भी शिकायत प्राप्त हुआ था, जो सही पाया गया, उसको संवेदक को चेतावनी दिया गया है, और उसके जो एजेंसी के जो सुपरवाइजर है उसको हटाने का निर्देश दिया गया है, और उसको जो गड़बड़ी था उसको दुरुस्त करना है। 2-3 दिन के अंदर उसको दुरुस्त कर दिया। वहीं बेतिया में हो रही बारिश और वाल्मीकि नगर गंडक बराज से छोड़े गए पानी से जिले में बाढ़ के हालात उत्पन्न हो गए हैं। दोबारा से आई इस बाढ़ ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। बेतिया नरकटियागंज मुख्य सड़क पर 3 से 4 फीट तक बाढ़ का पानी बह रहा है, जिससे नरकटियागंज अनुमंडल सहित दर्जनों गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। बिया के स्थिति भइल की जन दूसरा पहिलका बेर तो गईबे कई धान के बिया गिराव रहता 55 रुपया 50 रुपया किलो के धान के बिया कीन के गिराव रहा। पहिलका बाढ़ ले गई, दूसरको में फिर गिराव रहा धान के बिया, फिर ई बाढ़ ले गई। हमनी के स्थिति बहुत माने एथी हो गई, दयनीय हो गई बा। मुख्यालय में 20-12 आदमी ले गई लोई जनवा, कौनो ओकर सुनवाई ना भइल, कौनो लाभ ना मिलल। हमनी के स्थिति बहुत किसान के जौन बात बहुत दयनीय हो गई है। वो भी गला पूंजी था। वहीं सरकार के दावे को सिरे से खारिज करने में विद्युत विभाग कोई भी कसर नहीं छोड़ रहा है। यही कारण है कि उपभोक्ता को कभी बिल ज़्यादा थमा देने या कभी विद्युत सेवा बाधित कर देना, इसी से परेशान होकर ग्रामीणों ने नानपुर थाना क्षेत्र के चौपार गांव में सड़क जाम कर प्रदर्शन किया और विद्युत विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। 2018 में से बिजली का जो है यहाँ पे ट्रांसफार्मर 10 kV का क्या औकात है? 10 kV तो आधा गांव में जो उधर जो करेगा वायरिंग वाला सबका फुल हो गया,
और ये 10 KB वाला, ये कबाड़ा जब कंप्लेन होता है तो कबाड़ा वाला उठा के ले आता है, तो लेके जाता 10 में फूल मुड़ गया। फिर लोग अपना चंदा उंदा इकट्ठा करके उसको चालू किया। फिर ये 10 KB कबाड़ा कितना दिन चले? मेन समस्या यह बात है। तो कितना घरों होगा तकरीबन 10 KB पर कितने घरों को लोड दिया गया? 500 कम से कम उस पर ट्रांसफर में 2 है यहाँ पे। एक है 63 KB वाला, उस पर आधा पर वायरिंग हो गया हुआ है, देखिए जाकर कि उसका सब वायरिंग कर दिया हुआ है। आधा पर ऐसा ही है, सबको बिल ले रहा है, काम ऐसा ही है, कभी उड़ा कभी गया, सब अपना चंदा इकट्ठा करके फिर जो। वहीं बिहार में लोगों के जान के साथ खिलवाड़ करने का सिलसिला थमता नहीं दिख रहा है। कभी बिना वैक्सीन के लोगों को कोरोना टीका दे दिया जा रहा है, तो कभी मरीज अस्पताल की कुव्यवस्था के कारण दम तोड़ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला किशनगंज से सामने आया है, जहां एक मल्टीनेशनल कैडिला कंपनी की दवा में एक्सपायरी डेट के बदलाव का वीडियो वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में कैडिला की दवा के रैपर में मई 2021 के इंक प्रिंट के ऊपर एक मामूली स्टिकर लगाकर एक्सपायरी डेट को मई 2022 कर दिया गया। वहीं जब इस संबंध में दुकानदार से बात की गई, दुकानदार ने इसका जिम्मेदार कंपनी को ही ठहराया। मामला संज्ञान में लेते हुए किशनगंज सिविल सर्जन ने भी जांच के आदेश दिए हैं। उसमें ऐसा है कि हमको जैसा लगता है जो मैन्युफैक्चरिंग डेट तो सेम है 2020 का, और उसमें मिस प्रिंट होके मई 22 नहीं होके मई 2020 का लिखा हुआ है। हाँ, 21 का लिखा हुआ है, जो क्योंकि हर एक दवा का कम से कम 1.5 साल का एक्सपायरी डेट होता ही है। तो उसमें स्टिकर चिपका हुआ? हाँ, वो तो हमको वहीं से मिला, जसवाल डिस्ट्रिक्ट से हम पूर्णिया से माल लिए थे। हाँ, वहीं से वैसे ही है। आप लोग जानते हो कि हमारा ये सीमांचल का इलाका, एजुकेशन की कम कमी, यहाँ पे क्या होता है कि सर में दर्द भी होगी तो डॉक्टर के पास जाओगे तो वो पेट के दर्द की दवाई भी दे देगा, तो उस पर भी विश्वास करके लोग खा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोग इतना ध्यान नहीं देते कि कौन सी दवाई है, कौन सी है, कैसे है। तो ऐसा हुआ है कि वो दवाई के ऊपर जो लेवल है उसके नीचे, जब ऊपर से किसी ने आदमी ने देखा तो उसके ऊपर जो फाड़ा गया तो उसके नीचे डेट एक्सपायर थी। मैं चाहती हूँ कि इसकी जिम्मेवारी आखिर कौन लेगा अगर किसी को कुछ हो जाता है। कितनी जनसंख्या इस दवाई को खा रही है, क्योंकि जैसे आप जानते हो कि अभी महामारी का माहौल चल रहा है, कोई भी डॉक्टर के पास जाओ जिस तरह की दवाई भी दी जाती है तो लोग खा रहे हैं, क्योंकि अपनी जान से ऊपर किसी को कुछ नहीं है। और मैं चाहती हूँ कि ये चाहे दवाई पूर्णिया से आई हो, चाहे केरला से आई हो, जहाँ से भी आई हो, इस दवाई के ऊपर पूरी जांच होनी चाहिए और कंपनी के ऊपर पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, मॉडर्न मेडिकल के बारे में पता चला, केरला कंपनी की कोई दवा है जिसके ऊपर जो एक्सपायरी डेट के ऊपर 2022 लिखा हुआ है, अंदर में 21 लिखा हुआ है। वह मात्र मैन्युफैक्चरिंग 2020 का है, 6 महीना में कोई दवा जनरली एक्सपायर नहीं होती है, लेकिन फिर भी वह जो प्रिंट किया हुआ है मैन्युफैक्चरर की अनुमति से ही उसको किया जा सकता है चेंज। उसका इंक्वायरी हो रहा है, जो डिस्ट्रीब्यूटर लेवल जो पूर्णिया का है, जहाँ से दवा उसके यहाँ आया है, और इंक्वायरी हो रहा है कि क्या उसने अनुमति लिया है मैन्युफैक्चरर से कि नहीं। अगर नहीं होगा तो उन पर कार्रवाई की। वहीं पूर्वी चंपारण के ढाका के शुभम कुमार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधा संवाद किया। वहीं बीते दिन डॉक्टर डे पर संजीवनी ऐप से मिले सहयोग को लेकर पीएम ने जानकारी ली। दरअसल शुभम की दादी मानसिक रूप से पीड़ित है, जिनका इलाज लखनऊ के अस्पताल में चल रहा है, लेकिन कोरोना के बढ़ते प्रकोप के कारण इलाज असंभव सा हो गया था, जिसके बाद इलाज के अभाव में युवक की दादी की स्थिति नाजुक होने लगी, जिस पर अस्पताल के डॉक्टरों ने संजीवनी ऐप की जानकारी युवक को दी। इस ऐप के सहारे शुभम ने अस्पताल के बड़े डॉक्टरों से संपर्क किया। वहीं इस संबंध में शुभम ने बताया कि पहले कुछ डॉक्टरों से ही संपर्क हो पाता था, लेकिन संजीवनी ऐप के माध्यम से बड़े बड़े डॉक्टर और विशेषज्ञों से इलाज संभव हो सका है, जिसके बाद संजीवनी ऐप के माध्यम से हुए इलाज से उसकी दादी स्वास्थ्य को लाभ हुआ है। दादी के स्वास्थ्य में हुए लाभ से शुभम का पूरा परिवार खुश है। अपने घर से करीब 500 किलोमीटर दूर लखनऊ के केजीएम हॉस्पिटल में उनका जेरियाट्रिक एंड मेंटल हेल्थ डिपार्टमेंट में इलाज कराया। तो डॉक्टर साहब से हम लोग मिले, ऑनलाइन पोर्टल पे ही हम लोगों ने रजिस्टर कराया, और उसके बाद क्या हुआ कि हमें 10 दिन का फॉलोअप पे फिर से वापस जाना था, और उसी दिन लॉकडाउन हो गया। हम लोग काफ़ी टेंशन में आ गए कि आगे का ट्रीटमेंट कैसे होगा। फिर आगे का ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर साहब ने हमें ई संजीवनी ऐप के बारे में बताया, जो कि
बोले कि आप घर पे बैठे बैठे हमसे परामर्श वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। तो हम लोग घर वापस आ गए। उसके बाद कई बार लगातार उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपनी दादी माँ का ट्रीटमेंट करा। वहीं गाजियाबाद के लोनी इलाके में आम आदमी पार्टी की बैठक में एक नेत्री ने युवक को थप्पड़ जड़ दिया। ये पूरी वारदात कैमरे में कैद हो गई और ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल पार्टी की मीटिंग के दौरान एक युवक मीटिंग में पहुंचा और उसने वहां मौजूद लोगों के सामने अपनी बात रखने की प्रयास किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि नेत्री ने युवक को थप्पड़ मार दिया। और भागलपुर शहर में सड़क पर खड़ी गाड़ियों के कारण लगने वाले ट्रैफिक जाम को समाप्त करने का बीड़ा अब यातायात पुलिस ने उठा लिया है। शहर में नो पार्किंग वाले जगहों पर गाड़ी खड़ा करना अब महंगा पड़ेगा। शहर की यातायात पुलिस को 2 मिनी क्रेन मुहैया कराई गई है। अब नो पार्किंग में खड़ी 2 पहिया वाहनों को इस क्रेन की मदद से पुलिस जब्त कर थाने ले जाएगी, जिसके बाद गाड़ी छुड़ाने के लिए वाहन के मालिक को तमाम कानूनी प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ेगा। वहीं कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए जारी वैक्सीनेशन अभियान के बीच सरकार लगातार लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य नियमों का पालन करने की अपील कर रही है, लेकिन बावजूद इसके लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं हैं। बगहा के मधुबनी पीएचसी द्वारा मेगा कैंप लगाकर वैक्सीनेशन किया जा रहा है। इस केंद्र में वैक्सीन लेने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। लोग खुलेआम सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। हालांकि लॉकडाउन का पालन करवाने को लेकर स्थानीय प्रशासन की ओर से कोई कवायद नहीं की जा रही है। और भागलपुर के कचहरी चौक पर बाइक चेकिंग के दौरान एक युवक ने जमकर बवाल काटा। दरअसल रोज की तरह कचहरी चौक पर पुलिस की ओर से वाहन चेकिंग की जा रही थी। इस दौरान पुलिस ने बगैर हेलमेट के एक युवक को पकड़ लिया, जिसके बाद युवक ने अपना चालान भर दिया और फिर युवक ने हंगामा खड़ा कर दिया। बता दें कि युवक का बीच सड़क पर 3 घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। हम बोले भैया चालान 1000 रुपया है, 1000 रुपया लीजिए, पैसा दिए। बोले कि हम पूछे भैया आपका नाम क्या है, नेम प्लेट नहीं है वो आदमी के। बोलते हैं कि नेम प्लेट नहीं है तो क्या कर लोगे तुम, मारोगे, वर्दी उतार के भी मारेंगे। मेरे पास सबूत है 4 आदमी, वीडियो है मेरे पास भैया, बोलिए तो अपलोड करते हैं सोशल मीडिया पे। अगर सरकार ये चाहती है कि आम जनता को कास्ट पूछ कर सर्विस दी जाए तो मैं गवर्नमेंट से अपील करूँगा कि हमको ऐसा नहीं चाहिए। सरकार पूछता लठात हो, बोला अगर पुलिस वाला है क्या फर्ज है जनता का सेवा करना। हम टैक्स पेयर है, फॉरेन टैक्स पेयर है, हम फॉरेन टैक्स पेयर से पूछता है कि क्या कास्ट है तुम्हारा, डॉलर से पैसे करते हैं हम। वो आदमी का ये नेम प्लेट पे घूम रहे भैया, नाम प्लेट पहनना फर्ज है पुलिस वाले का। जैसे सर का नाम है संतोष कुमार वर्मा, हम कैसे पहचानेंगे कि संतोष जी है, रवि है, मैडम है, नाम होगा तभी तो। आप कल के दिन हमदर्दी बन के उधर रोड पे बिना कोई स्टार के बिहार पुलिस क्या पता चलेगा वाला ये कौन नेम प्लेट के हम भैया पूछे कि भैया आपका नेम। और मुजफ्फरपुर से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां एक बार फिर तेज रफ्तार के कहर ने कई लोगों की जान ले ली। ताज़ा मामला सरैया थाना के सहदानी गांव का है, जहां बीते दिन तेज रफ्तार से आ रही ट्रक अनियंत्रित हो गई और एक घर में जा घुसी, जिससे 4 मासूम बच्चों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि एक ने अस्पताल जाने के दौरान रास्ते में दम तोड़ दिया। साथ ही इस घटना में आधा दर्जन लोग घायल हो गए। वहीं इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और बिहार में मामूली कहासुनी को लेकर विवाद की खबरें आए दिन सुनने और देखने को मिलती हैं। एक ऐसा ही ताज़ा मामला समस्तीपुर के शिवाजीनगर ओपी क्षेत्र के बांदा गांव का है, जहां कटहल तोड़ने को लेकर 2 पक्षों में जमकर विवाद हो गया।
जिसमें एक महिला घायल हो गई। वहीं इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया। मारपीट किया है। क्या वजह क्या? कटहर काटने के लिए गया था तो मेरी पत्नी गया रोकने, उसी पर मारपीट करने लगा सब आकर। वहीं कटिहार पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने 3 दिन पहले चावल व्यापारी के स्टाफ से हुए लूट कांड का खुलासा किया है। इस मामले में कटिहार पुलिस ने लूट की घटना को अंजाम देने में शामिल 5 अपराधियों और एक साजिशकर्ता को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अपराधी के पास से लूटी गई नगद राशि 1,95,000 सहित घटना में उपयोग की गई मोटरसाइकिल, मोबाइल, देसी पिस्टल समेत कई चीज बरामद की है। और बिहार में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। अपराध एक के बाद एक आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ताज़ा मामला पूर्णिया से सामने आया है, जहां बेखौफ अपराधियों ने एक मक्का व्यापारी से गोली मारकर 3,70,000 रुपए की लूट को अंजाम दिया है। वहीं इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने घायल व्यापारी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। बदमाश साहेब अपाची से हम लोग बाइक से थे, वहाँ उधर से आने के बाद जो है गोली मार दिया। गोली जो है इसके राजीव के ऊपर मार किए और गोली मारे इसको। कहाँ से आ रहे थे आप? हम लोग आ रहे थे वहाँ से मंडी से। क्या इसके बाद गोली मारने के बाद क्या पैसा वैसा भी छीना? पैसा छीना। कितना पैसा? 3,70,000। और बीते दिन रामगढ़ उपायुक्त संदीप सिंह ने पतरातू पीटीपीएस लेक रिजॉर्ट एरिया का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद रामगढ़ डीसी ने बताया कि पतरातू लेक रिजॉर्ट के आसपास के सरकारी ज़मीनों में जो नई दुकानों और भवनों का निर्माण किया गया है उसे जल्द हटाया जाएगा। और साथ ही बताया कि पीटीपीएस संपदा पदाधिकारी और सीओ पतरातू द्वारा उन लोगों को नोटिस दिया जा चुका है जो भी पुराने अस्थायी या अस्थायी निर्माण हुआ है उनके खिलाफ जल्द कार्रवाई की जाएगी और साथ ही कोई नया निर्माण ना हो इसका भी ध्यान रखा जाएगा। इसी निरीक्षण कार्य में एसडीओ रामगढ़ कीर्ति, श्री पतरातू सीओ शिव शंकर पांडे और संपदा पदाधिकारी मुख्य रूप से मौजूद रहे। ये बेसिकली पीटीपीएस जो पतरातू रिजॉर्ट एरिया है और आसपास की रोड्स है, यहाँ पर हाल के दिनों में कुछ इलीगल कंस्ट्रक्शन जो सरकारी ज़मीन है, पीटीपीएस की ज़मीन है, रोड की ज़मीन है, उस पर इंक्रोच करके लोग निर्माण कर रहे हैं। पहले भी हम लोगों ने अंचल प्रशासन की तरफ से लोगों को नोटिस दिया है कि किसी भी तरह का सरकारी ज़मीन पर कोई निर्माण कार्य नहीं करें। उन्हीं को चिन्हित करते हुए नापी कराते हुए तो सभी जगहों पर जहाँ इलीगल इंक्रोचमेंट हुए हैं पार्टीज को नोटिस देके कि इंक्रोचमेंट चिन्हित करने की उसको हटाने की प्रक्रिया की जा रही है। इसी संबंध में विजिट। ये कब तक सर कार्रवाई आगे की हो पाएगी? ये इमीडिएट, जैसा मैंने आपको बताया कि ये पहला स्टेप है कि मेजरमेंट करके ये देख लिया जाए कि सरकारी ज़मीन पर कहाँ कहाँ पर लोगों ने इंक्रोचमेंट किया है, उनको नोटिस देकर फिर तुरंत उनको हटाने की कार्रवाई। के अधिवेश क्षेत्र में कुछ अस्थायी कुछ अस्थायी दोनों तरह के स्ट्रक्चर बनाए गए हैं, उनको नापी का काम हम लोगों ने पूरा कर लिया है और कुछ मामलों में नोटिस इशू किया गया है। अस्थायी स्ट्रक्चर जो हैं उसमें कुछ और जो नोटिस के लिए बाकी बचे हुए हैं उनको कल से हम लोग नोटिस इशू करेंगे और जो अस्थायी स्ट्रक्चर है कल हम लोग माइकिंग कर रहे हैं, 2-3 दिनों का समय देंगे। अगर हटा लेते हैं तो अच्छी बात है, अन्यथा फिर हम लोग जेसीबी के माध्यम से उसको बलपूर्वक हटाने की कार्रवाई अगले 2-3 दिनों में प्रारंभ करेंगे। और गढ़वा पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने बीते दिन हुए हत्याकांड का खुलासा करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ के दौरान तीनों ने अपना दोष स्वीकार किया। पुरानी दुश्मनी में हत्या को अंजाम देने की बात कही है। इसकी जानकारी गढ़वा एसपी श्रीकांत एस खोटरे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी। जून को जो है एक महिला की हत्या का मामला सामने आया था। उस संबंध में कांड संख्या 162-31 दर्ज कर लिया गया था
और उद्भेदन हेतु जो है वो एसडीपीओ रंका के नेतृत्व में एक टीम का गठन मेरे द्वारा किया गया था। अनुसंधान के क्रम में जो है उस कांड में जो शामिल अपराधकर्मी हैं उनको चिन्हित किया गया, उनके द्वारा अपने गुनाह को जो कबूल किया गया और उसका रीज़न जो है वो निजी रंजिश होना उनके द्वारा बताया गया। साथ ही इस कांड में जो प्रयुक्त हथियार हैं वो हथियार भी उनके निशानदेही से बरामद किए गए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।